उदारवाद तथा उग्रवाद में अंतर। उदारवाद तथा उग्रवाद एक दूसरे के पूरक थे स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका में, तथापि उनमें बहुत बड़ा अंतर था। वो अंतर उनके लक्ष्य की एकता के साथ देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनकी जो कार्यविधि है और जो साध्य की एकता होते हुए भी उनके साधन को लेकर के जो अंतर था, उस अंतर का परिचायक था। उदारवाद और उग्रवाद में, जिनको कि हम नरम दल और गरम दल के नाम से भी पुकारते हैं, उनमें एक बुनियादी अंतर जो है वो कार्यविधि को लेकर के था कि किस तरह से किन साधनों के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, साध्य को प्राप्त किया जाए। ये माना जा सकता है कि दोनों का जो साध्य था वो भारत की स्वतंत्रता थी। भारत को गुलामी से मुक्त कराना दोनों का साध्य था। लेकिन उस साध्य के साथ ही हम देखें कि किस तरह से प्रारंभ में दोनों की बुनियाद एक होते हुए भी जब उदारवाद के साधनों का इतना फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, उसकी निरर्थकता सामने आने लगी, तो किस तरह से आगे जाकर के उसी बुनियाद में से एक कार्यविधि को लेकर के, साधनों को लेकर के एक नया जो मतलब कि विचार पैदा हुआ, उसे उग्रवाद के रूप में माना जाता है, उसे गरम दल भी कहा जाता है। इस तरह से ये उनकी बुनियाद एक होते हुए भी जो कार्यविधि को लेकर के, सोच को लेकर के, विचार को लेकर के और विचारों की क्रियान्विति को लेकर के जो अलग ढंग हमें देखने को मिलता है, वो ढंग जो है वो हमें उदारवाद और उग्रवाद के रूप में उसका नामकरण किया जा सकता है। इसके प्रमुख अंतर इस प्रकार था। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति को लेकर के एक अंतर जो था, राजनीतिक अधिकारों तथा अपनी मांगों के बारे में उदारवादी केवल संवैधानिक उपायों का प्रयोग उचित समझते थे और उनका विश्वास था कि उनकी प्राप्ति अनुमति से ही संभव होगी। इसके विपरीत उग्रवादी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक संघर्ष में विश्वास करते थे। विदेशी शासन के सहयोग की स्थिति उन्हें मान्य नहीं थी। विदेशी शासन तथा भारतीय जनता के परस्पर विरोधी उद्देश्यों के शासन के प्रति विकर्षण स्थापित करना आवश्यक था। उग्रवादियों को इस कारण से शासक द्वारा स्वेच्छा से स्वराज प्रदान करने की स्थिति युक्त नहीं लगती थी और यह भी माना जा सकता है कि लंबे प्रयासों के बाद में इस तरह की याचना से उनका मोह भंग हो चुका था और ये मोह भंग अवस्था के कारण ही एक उग्रवाद का आंदोलन हमें देखने को मिलता है। वे स्वराज्य को स्वाधिकार मानते थे और ये मानते थे कि स्वराज्य की जो प्राप्ति है वो हमारा अधिकार है, वो कोई दान में या याचना में लेने की चीज नहीं है। जैसा कि पाल ने कहा था कि कोई किसी को स्वराज्य नहीं दे सकता। यदि आज अंग्रेज उन्हें स्वराज्य देना चाहे तो भी वह ऐसे स्वराज्य को ठुकरा देंगे, कारण यदि मैं जिस वस्तु को उपार्जित नहीं कर सकता उसे स्वीकार करने का भी पात्र नहीं हूं। तो इस तरह से हमें एक राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के एक स्वाभिमान जो है, वो स्वाभिमान का भाव हमें इस उग्रवाद में देखने को मिलता है। स्वाभिमान को बनाए रखने के साथ में अपने अधिकारों को प्राप्त करने का जो मार्ग था वह इस उग्रवाद का हमें देखने को मिलता है। तिलक का कहना था कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको मानना था कि अंग्रेजी के साथ सहयोग करना और भिक्षा तथा उपहार वरदानों के रूप में अधिकार प्राप्त करना नितांत भ्रामक है। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में लाजपत राय ने कहा था कि एक अंग्रेज को भिखारी से बड़ी घृणा और विरक्ति होती है। मेरे विचार में भिखारी है ही इस योग्य कि उनसे घृणा की जाए। इसी कारण अंग्रेज भारतीयों से घृणा करते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि अब हम अंग्रेजों को दिखा दें कि हम भिक्षुक नहीं हैं और हमारा आदर्श भीख मांगना नहीं वरन आत्मनिर्भरता है, स्वाभिमान है। ये जो आत्मनिर्भरता की जो बात है, ये हम देखते हैं कि मूल रूप से उदारवाद और उग्रवाद का जो एक अंतर, एक जो वैचारिक अंतर हमें देखने को मिलता है, उसकी मूल जड़ों में अगर हम देखें तो इसी स्वाभिमान की भावना ने, इसी आत्मनिर्भरता की भावना ने दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए थे और लक्ष्य एक होते हुए भी दोनों के रास्ते अलग हो गए।
हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान, उदारवादियों एवं पाश्चात्य संस्कृति का व्यापक प्रभाव था और वे पश्चिमीकरण के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के दृढ़ विश्वास करते थे और हिंदू राष्ट्रवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। राष्ट्रवाद का भारतीकरण एक अभूतपूर्व स्थिति का परिचायक था। उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन महत्व का आधार पाकर जनमानस में एक नवीन आत्मविश्वास एवं प्रेरणा का माध्यम बना। तिलक तथा अन्य उग्रवादियों ने हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रचार किया। इसका दोहरा प्रभाव पड़ा। एक ओर तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन मिला, दूसरी ओर अनेक मुसलमानों ने भी अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर लिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, तिलक ने शिवाजी उत्सव तथा गणपति पूजा को पुनर्जीवित किया और इनके माध्यम से उन्होंने अपने जो उस विचार का जो एक रूप था वो खड़ा किया। विपिन चंद्र पाल ने काली पूजा को अपनाया। लाजपत राय ने आर्य समाज की गतिविधियों को बल प्रदान किया, परंतु उदारवादियों का मत इसके विपरीत था। गोखले का विचार था कि भारतीय परंपराएं भारत के धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक आधुनिक राष्ट्र बनने के मार्ग में बाधक है। तो इस तरह से एक आधुनिकता को लेकर के भी एक संघर्ष जो है दोनों की सोच में देखने को मिलता है कि जहां पर उदारवादी ये चाहते थे कि नए विश्व के साथ में जुड़ा हुआ रहा जाए, नए विश्व के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को अपनाया जाए, और लेकिन इसके साथ ही उग्रवादी चाहते थे कि नए मूल्यों को अपनाया जाए लेकिन स्थापना जो है वो हमारे उन पुरातन मूल्यों की हो जिनके आधार जिनकी जो हमारी जड़ें हैं उन जड़ों का सिंचन जरूरी है। आगे न्याय संगत हिंसा और अन्याय संगत हिंसा को लेकर के एक वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिराल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिलक उग्रवादी थे और उग्रवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति पसंद न थी और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष की बात करते थे, परंतु वे हिंसक उपायों के विरोधी थे। कुछ युवा उग्रवादियों ने संघर्ष के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर न्याय संगत हिंसा में बदल दिया ताकि वे अपने हिंसात्मक कार्यवाहियों को उचित आधार प्रदान कर सके। तिलक और उनके अनुयायी तो केवल भारतीयों की शक्ति को संगठित करके ब्रिटिश सरकार पर जोरदार दबाव डालना चाहते थे ताकि विवश होकर सरकार उनकी मांगों को ठुकरा न सके। इसके विपरीत उदारवादी सरकार से समझौता करके तथा वैधानिक उपायों से राजनीतिक कार्य करने के समर्थक थे। इस तरह तिलक को इस तरह से एक असंतोष के जनक के रूप में मानना ये सर्वथा गलत है, क्योंकि तिलक की अगर हम तिलक की गीता की टीका को अगर पढ़ेंगे तो उस गीता की टीका को पढ़ने से जो कर्म रहस्य है उसके द्वारा हमें ये समझ में आएगा कि गीता को लेकर के जो सोच तिलक की थी वही सोच उनके इस उग्रवाद आंदोलन का मूल आधार थी, क्योंकि वो कर्तव्य को लेकर के इतने सजग थे, इतनी सजगता थी और अपने देश की गुलामी के समय उनका क्या कर्तव्य बनता है और किन रास्तों से मतलब कि अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये सजगता हमें तिलक के कार्यप्रणाली में देखने को मिलती है। अतः उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अंग्रेजों का समर्थन और विमर्थन के आधार पर भेद। कांग्रेस के उदारवादियों को अनेक प्रतिष्ठित उदारवादी अंग्रेज तथा ब्रिटिश सांसदों का समर्थन एवं सहयोग मिला, परंतु उग्रवादियों को ब्रिटिश विधानवादियों अथवा सामान्य अंग्रेज नेता भी उनको समर्थन नहीं मिल पाया। उल्टे सरकार ने उन्हें दबाने के लिए एक दमन चक्र चलाया। ऐसे अवसरों पर उदारवादियों ने भी उनका बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजों की इस नीति का समर्थन दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों का जो समर्थन और विमर्थन था वो अंग्रेजों का समर्थन उदारवादियों के साथ में जुड़ा हुआ था, और जब उग्रवादियों का दमन किया जा रहा था तब ये उदारवादी जो दल था ये भी अंग्रेजों के समर्थन में था। तो इस तरह का एक विभेद हमें देखने को मिलता है। स्वदेशी के संबंध के संप्रत्यय को लेकर के दोनों में अंतर था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो जन आंदोलन चला उसने स्वदेशी आंदोलन को नया रूप प्रदान कर दिया, क्योंकि विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का नारा कांग्रेस के मंच से 1851 ईस्वी से ही शुरू हो गया था, परंतु इस दिशा में कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। बंग आंदोलन के दौरान उग्रवादी नेतृत्व में स्वदेशी और बहिष्कार, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष के
शक्तिशाली हथियार बन गए थे। उदारवादी नेतृत्व में स्वदेशी का विस्तार भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने तक सीमित था, किंतु उग्रवादी नेतृत्व ने प्रत्येक भारतीय वस्तु के साथ गहन अनुराग का एक रूप धारण कर लिया था, एक चिंतन दिया था। स्वदेशी एक आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अस्त्र बन गया। इसके विपरीत उदारवादी स्वदेशी की बात तो करते थे, परंतु उसका भरपूर समर्थन वे कभी नहीं जुटा पाए, कभी नहीं कर पाए। इस तरह का स्वदेशी संप्रदाय को लेकर के दोनों के अंदर जो एक मूलभूत अंतर जो उत्पन्न हुआ, उसको लेकर भी उनकी कार्यविधि में काफी फर्क देखने को मिलता है। बहिष्कार को लेकर के उदारवादी विदेशी वस्तुओं एवं विचारों को बहिष्कार के समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी विचारों के बहिष्कार के भी समर्थक थे। उनकी दृष्टि में बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, उनके कार्यक्रम के शासन में असहयोग, सरकारी नौकरियां तथा उपाधियों का बहिष्कार, जो लोग विदेशी सामान खरीदते और बेचते थे उनका बहिष्कार भी सम्मिलित था। इसके विपरीत उदारवादी बहिष्कार के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि यह एक ओर तो अव्यावहारिक है, दूसरी ओर जनता की सेवा के लिए उपलब्ध सुनहरे अवसरों का परित्याग भी है। तो इस तरह का एक बहिष्कार को लेकर के भी, जहां उग्रवादी लोग जो थे पूर्ण बहिष्कार में मान विश्वास करते थे, वहीं जो नरम दल था, जो उदारवादी लोग थे, वो उसे अव्यावहारिक मानते थे। शिक्षा नीति को लेकर के, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी दोनों में मतभेद था। उदारवादी विदेशी शिक्षा को भारतीयों के लिए अच्छा मानते थे, परंतु जब बंग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षा विभाग का पूरा इस्तेमाल छात्रों के दमन के लिए किया गया, शिक्षकों के बाइकाट के लिए किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन से दूर रखने के लिए किया गया, तो राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस तरह 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई। इसी प्रकार 26 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला गया। राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता के संबंध में जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत में विदेशियों द्वारा शिक्षा का नियंत्रण और निर्देशन सबसे ज्यादा अस्वाभाविक घटना है। आवश्यकताओं को पूरा करना ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य है, जो देश की आवश्यकता को पूरा कर सके। ये इस तरह के टैगोर के विचारों ने उन उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार कार्य को उसका मूलभूत अंग बनाया। नवयुवकों ने राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो सके और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने पर उन्हें सरकार का कोपभाजन बनकर अध्ययन से वंचित न होना पड़े, इस नीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को लेकर के भी एक अंतर हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजी राज की प्रशंसा, उदारवादी नेता शुरू से ही अंग्रेजी राज्य के प्रशंसक थे। उनका ब्रिटिश प्रजातंत्र में असीम विश्वास था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में उनका असीम विश्वास था। अंग्रेजी शासन उनके लिए अभिशाप न होकर के वरदान स्वरूप था। इसके विपरीत उग्रवादी अंग्रेजी राज के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता पाने के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा करना होगा। अंग्रेज अपनी इच्छा से भारत का शासन भारतीयों को नहीं सौंपेंगे, इसके लिए संघर्ष करना होगा। उग्रवादी भारत के अंग्रेजी शासन को अभिशाप के रूप में मानते थे। वे उसकी किसी भी उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते थे। वे अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था की थी उसके भी खिलाफ थे। वे अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था के दोहरे मानदंडों को लेकर के बात उठाते रहते थे कि अंग्रेज अपराधियों के लिए तो अलग कोर्ट हुआ करती थी और भारतीय अपराधियों के लिए अलग कोर्ट हुआ करती थी। तो इस तरह के अनेक इस तरह की जो बातें हैं जिनको लेकर के हम देखते हैं कि दोनों में मतभेद उभर कर सामने आया। स्वराज की मांग को लेकर के भी दोनों में उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही उत्तरदायी सरकार की कल्पना करते थे, परंतु उग्रवादियों ने दृढ़ता के साथ स्वराज की मांग की और इसको वे अपना धर्म समझते थे, जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। तिलक का तो कहना ही था कि जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए, इससे भारतीयों को अपार खुशी होगी। लगभग सभी उग्रवादी नेताओं का मानना था कि सुशासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वशासन से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसके विपरीत उदारवादी भारत के में अंग्रेजों के रहने में ही भारत का कल्याण समझते थे। उदाहरणार्थ, जब एक दिन बातचीत के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने गोखले से कहा कि तुम्हें कैसा लगेगा यदि मैं तुम्हें कह दूं कि 1 माह में ही समस्त ब्रिटिश अधिकारी और सेना भारत छोड़ देंगे। इस पर गोखले का उत्तर था
मैं इस समाचार को सुनकर प्रसन्नता अनुभव करूंगा, लेकिन इससे पूर्व कि आप सब लोग अदन तक पहुंचेंगे, हम तुम्हें वापस आने के लिए तार कर देंगे। इस संदर्भ में उदारवादियों का ब्रिटिश शासन के प्रति मोह का रूप स्पष्ट चित्रित होता है। हम देखते हैं कि उदारवादी ये समझते थे कि भारत में इन डेमोक्रेटिक गुणों को लेकर के कोई विचार, कोई योग्यता का एक अभाव पाते थे, लेकिन जहां उग्रवादी लोग ये सोचते थे कि उनका जो है कि स्वशासन होना जरूरी है, सुराज की बजाय स्वशासन पर उनका जोर था, और वे मानते थे कि हमारी जो अतीत की जो जड़ें हैं, हमारा जो वैभव रहा है, उन्हीं के सानिध्य में शिक्षा और संस्कृति का और इस देश का विकास हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि कार्यक्रम की दृष्टि से भी उनमें भेद था। उग्रवादियों के पास स्वदेशी, स्वावलंबन, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी दृष्टियों से ठोस कार्यक्रम था, जबकि उदारवादियों के पास सरकार की गतिविधियों का गुण अवगुण के आधार पर समालोचना करने के अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम नहीं था। हालांकि इसको लेकर के कि अनेक तरह के जो कार्यक्रम जो थे, हम उन कार्यक्रमों को देखें कि उग्रवादियों ने भी उन्हीं कार्यक्रमों को अपनाया था, और उन कार्यक्रमों को मौलिक चिंतन को लेकर के उनका जो भेद था, वो भेद उनका सदैव ही मतलब कि उदारवादियों के साथ में बना रहा। इस प्रकार एक बुद्धि पक्ष का था, तो दूसरा हम मान लें कि भाव पक्ष का। पहला पक्ष जहां कुछ मानसिक सुविधाएं चाहता था, वहीं दूसरा पक्ष राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन चाहता था। उदारवादियों में आत्मविश्वास की कमी थी, तो उग्रवादी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहते थे। उदारवादी कष्ट और बलिदान के लिए तैयार न थे, जबकि उग्रवादी सभी प्रकार के कष्टों को, अपने जीवन को खतरे में डालकर भी, अपने सर की बलि देने के बावजूद भी, फांसी पर लटकने के बावजूद भी हमेशा अपने उद्देश्य के लिए तत्पर रहते थे। उदारवादी पक्ष देश की भूमि के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करने में अधिक सफल नहीं हो पाया, जबकि उग्रवादी अपने आकर्षक कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपनी चिंतन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा देश की जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। इस तरह हम देखते हैं कि उदारवादियों और उग्रवादियों में पर्याप्त अंतर हमें दोनों में देखने को मिलता है। दोनों में सच्चे देशभक्त और देश प्रेमी थे। उस तरह का एक बुनियादी अंतर हमें नहीं मिलता है, लेकिन कार्यविधि का अंतर हमें देखने को मिलता है। दोनों के जो कार्यक्रम थे वो देशभक्ति से और देश प्रेम से प्रेरित थे। वे एक दूसरे का उन्हें पूरक कहा जा सकता है। यदि उदारवादी वाणी के क्षेत्र में थे, तो उग्रवादी कर्म के क्षेत्र में। उदारवादी केवल आलोचना और प्रार्थना से सरकार को प्रभावित करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी सक्रिय आंदोलन का मार्ग अपनाने के पक्ष में थे। जब हम नरम व गरम दोनों दलों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और अध्ययन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीयता के विकास में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमारी राजनीति के स्वाभाविक उपकरण थे। वस्तुतः वे एक ही आंदोलन के दो पक्ष हैं, एक ही दीपक के दो परिणाम हैं। पहला प्रकाश का द्योतक है, दूसरा गर्मी का। पहला बुद्धि पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष है। पहला जहां कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था, वहां दूसरा उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन करना था। इस तरह हम देखते हैं कि ये विचारधारा का नेतृत्व मध्यम वर्गीय और सामान्य व्यक्तियों के हाथ में था। उदारवादी पक्ष भारतीय संस्कारों के ज्यादा अनुकूल नहीं था, जबकि उग्रवादी पक्ष ज्यादा अनुकूल था। इस तरह दोनों का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से देश में राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूत बनाना था, और दोनों ही पक्षों के नेता राष्ट्र हित की भावना से प्रेरित होने के कारण उच्च कोटि के देशभक्त थे। दोनों ही पक्ष भारत की सर्वांगीण प्रगति चाहते थे। अंतर केवल काम करने के तरीके में था। जन हृदय के स्पंदन को आंकने का था, जनता को अपने साथ ले चलने का था। इसी बात ने उन्हें अलग अलग मार्ग का राही बनने को विवश कर दिया। अतः भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन को पढ़ते वक्त उदारवाद और उग्रवाद को एक विरोधी विचारधारा के रूप में अगर पढ़ा जाएगा, तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ में अन्याय होगा। हमें उदारवाद को और उग्रवाद को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखना पड़ेगा। इन दोनों के पूरकत्व को समझना पड़ेगा कि किस तरह से, और आज की हम जो आज़ादी देखते हैं, वो आज़ादी सिर्फ उदारवाद के नतीजों का परिणाम नहीं है, या सिर्फ उग्रवाद के नतीजों का परिणाम नहीं है। हमारी आज की जो मिली हुई जो आज़ादी है, वह उदारवाद और उग्रवाद के दोनों के जो सम्मिलित प्रयास थे, जो एक भाव पक्ष को लेकर के, एक बुद्धि पक्ष को लेकर के, जो एक अंतर को लेकर के, एक बाह्य को लेकर के जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों का एक नतीजा है कि आज भारत की स्वतंत्रता की जो आज़ादी है, और हमें उसी रूप में इनको स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।